guys, please subscribe IS with Ojang sir and please press the bell icon to never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजान और आज हमारे बीच में अंकिता हैं जिन्होंने बीपीएससी 60-62वीं में 14वीं रैंक हासिल करके अपने माता पिता, अपने समाज और हम सभी को बहुत गौरवान्वित किया है। पूर्णिया बिहार के एक छोटी सी जगह से निकलकर और बीपीएससी में टॉप रैंक तक लाने का सफर एक बहुत संघर्षपूर्ण सफर माना जाता है, एक बहुत मुश्किल चुनौती मानी जाती है। तो आज आप सभी को मैं मुलाकात करवाता हूं अंकिता के साथ। आज उनका ये पूरा सफर कैसा रहा, उनकी पढ़ाई कैसी रही, उनकी रणनीति कैसी रही और सबसे बड़ी बात, इस सफर में जो चैलेंजेस थे उनके बारे में हम और आप जान पाएंगे। तो अंकिता, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है इस अचीवमेंट के लिए और निश्चित रूप से आपके जो पेरेंट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इसमें प्राउड मोमेंट उनके लिए होगा और बहुत अच्छा वो इसमें फील कर रहे होंगे। कैसी फीलिंग आ रही है इस समय आपको? थैंक यू सर, पहले तो इतना स्वागत करने के लिए। और उनको बहुत ऑब्वियसली मम्मी पापा का जो वो फेस था देख के, वो खुशी उनके चेहरे पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक मैं उसी में कि लग रहा है कि मतलब वो मेहनत सफल हुई मेरी, जो मैंने टाइम दिया इसको और जो मैंने प्रयास किया उसका, वो जब उनको देखा इतना खुश होते हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक पूर्णिया एक छोटी सी जगह है, वहाँ से शुरू करके और अपने एजुकेशन को लगातार मोटिवेशन देते हुए इस सफ़र को आप कैसे बताना चाहेंगी? मेरी मम्मी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि वो खुद एजुकेटेड थी और उनका हमेशा था कि अच्छी एजुकेशन मिले। तो हमारे पास इतने मींस नहीं थे पहले कि अच्छी स्कूलिंग दे सके, तो मम्मी को हमेशा उनका ये था कि जब आप कुछ सोचते हो ना तो आगे कितनी मुसीबतें हो आप हैंडल कर लेते हो। तो हमें शहर लेके आई, उन्होंने जॉब ज्वाइन किया ताकि सब हो सके। फिर मुझे और मेरे भाई को अच्छे स्कूल में, मतलब मैंने मिशनरी स्कूल में पहले पढ़ा 6 तक, फिर एक दूसरे प्राइवेट स्कूल में, मतलब वहीं तक वहाँ पे 12th की पढ़ाई पूरी की। फिर इंजीनियरिंग में गई मैं, लेकिन शुरू से था कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। तो उसके बाद मैंने जॉब भी किया, मुझे लगा जॉब के साथ साथ कर लूँ तैयारी, नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने जॉब छोड़ी और फिर सिविल्स की तैयारी शुरू की थी। बहुत बढ़िया। और उसके बाद काफ़ी मतलब 3-4 साल लगे हैं मुझे, मतलब इस मेहनत करती रही हूँ, प्रयास करती आई हूँ और अभी एक सफलता मिली है मुझे। बहुत बढ़िया। इस दौरान अगर हम देखें तो जो जॉब का समय था उसमें आपने क्या सीखा? जॉब में ऑब्वियसली मतलब वहाँ पे जब मैं कर रही थी तो ये था कि आपको डिसिप्लिन, टारगेट अप्रोच और ये सारी टीम वर्क, ये सब वहाँ पे सीखा था। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये जो मैं कर रही हूँ उससे मुझे सेटिस्फैक्शन वो नहीं मिलेगा जो मैं एक रियल लाइफ में, मतलब जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में जो सेटिस्फैक्शन है वो वहाँ नहीं है। वहाँ पे आपका रेंज बहुत लिमिटेड है, तो वो हमेशा मेरे मन में था कि ये मुझे लाइफ लॉन्ग नहीं करना है। बाकी वो वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बट मेरा डिसीजन क्लियर था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो इसलिए फिर मैंने जॉब छोड़ी थी। कोई खास मूवमेंट, कोई खास घटना जहाँ पर ये लगा कि नहीं अब ये मेरा काम नहीं है, मुझे अपना सब कुछ जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए झोंकना है, कोई ऐसी घटना? नहीं, वो शुरू से ही था मेरा कि इसी में जाना है। पहले मैं सोच रही थी कि साथ साथ कर लूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जॉब छोड़ना एक बहुत बड़ा डिसीजन था। फाइनेंशियली आप सिक्योर थे उस समय, तो मुझे वो लग रहा था कि कैसे करूंगी, फिर मम्मी पापा का क्या मतलब स्टैंड रहेगा। तो वो डिफिकल्ट डिसीजन था, लेकिन उन्होंने साथ दिया कि नहीं तुम करो, अगर तुमसे नहीं हो रहा है। उनको भी लग रहा था कि ठीक है, मतलब मैं फेथ दिखा रही थी तो उनको भी लग रहा था कि कर लेगी, तो उन्होंने बोला ठीक है छोड़ दो, हम सपोर्ट करेंगे। तो जब आपने ये तैयारी शुरू की तो आपने कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे इसको कब और कैसे हासिल करना है? हाँ, पहले तो मैंने सोचा था कि एक ही साल में फर्स्ट टाइम में पूरा क्लियर कर लेना है। तो मैंने पहले जॉब के साथ मैंने एक वीकेंड क्लास ज्वाइन कर लिया। तो उसमें क्या होता था, सैटरडे पूरे 10-12 घंटे की क्लास होती थी, संडे भी, और सैटरडे संडे मेरा पूरा ऐसे ही निकलता था। और उसमें ऊपर से मतलब कुछ खास मुझे वो नहीं लग रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा आपको वहाँ से फ़ायदा हो रहा है। फिर मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था। तो उसमें ये था कि कुछ मतलब सब चारों तरफ से कट ऑफ होके बस पढ़ाई पे फोकस कर रही थी। और बस, और कभी जैसे कि आपका मतलब जैसे मेरा मोटिवेशन कभी लो होता था तो घर पे बात करती थी, अपने फ्रेंड्स लोगों से बात करती थी। ऐसे लोग जो कि पॉजिटिव, जो जिनको मेरे ऊपर फेथ था, जिनको पता था मेरे ड्रीम्स पे कि हाँ ठीक है इसको ये करना है, तो उन लोगों से मैं बात करती थी ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं पढ़ती थी। फिर जैसे जब आपने प्री प्रिपरेशन किया तो जब प्री की प्रिपरेशन के लिए आपने कोई खास स्ट्रेटजी बनाई थी या जो आपकी प्रिपरेशन चल रही थी उसको आपने स्मूथ चलने दिया? हाँ, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि नॉर्मली मैं पढ़ रही थी और मुझे लग रहा था समझती जाऊं और निकल जाएगा। तो फर्स्ट झटका मुझे लगा, फर्स्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, 1-2 नंबर से ही रुका था, लेकिन हर किसी का ऐसे ही रुकता है। तो मुझे उसके बाद रियलाइज हुआ कि
आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिपीटेशन, मतलब वो बहुत बोरिंग होता है लेकिन वो रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है, उसी से चीज़ें मतलब पूरे आपको याद हो जाती हैं। क्योंकि वहाँ पे फिर मतलब हर एक जो बेसिक बुक है मतलब उसका बार बार रिपीटेशन। तो दूसरे अटेम्प्ट में फिर मैंने मतलब मुझे प्री से पहले ही पता था कि मेरा हो जाएगा, मतलब उस लेवल का कॉन्फिडेंस था जस्ट बिकॉज ऑफ रिविजन। तो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, मतलब मैं ऐसा किया था उसने, मैंने मतलब कि एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, उस हिसाब से आपका शेड्यूल हो जाता है टाइम, नहीं तो ऐसे खुद से रिविजन बहुत वेग हो जाता है। एटलीस्ट मैं ये टेस्ट दे रही हूँ तो एक सिलेबस कंप्लीट हुआ, तो टेस्ट सीरीज का वहाँ टाइम टेबल में मैं उससे वो यूज लेती थी। उसमें क्या पोजीशन आ रही है वो डजेंट मैटर, बट वो जो सिलेबस और रिविजन हो रहा है टाइमली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बुक्स के बारे में बात करें तो हमारी ऑडियंस ये जानना चाह रही है कि जो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक को रेफर किया? मेनली सारी एनसीईआरटीज ही है, मतलब जैसे ज्योग्राफी है उसकी 11th-12th की है एनसीईआरटी, हिस्ट्री के लिए भी 12th की एनसीईआरटी है, बाकी स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक आती है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, और इकोनॉमिक्स के लिए कोई एक पर्टिकुलर तो कोई भी एक नोट्स ले सकते हैं। मैंने एक मार्केट से एक पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स लिए थे, और करंट अफेयर्स भी बहुत सारी मैगजीन्स आती है, कोई भी मैगजीन, मतलब सारी मैगजीन की अपनी खासियत है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग जिससे बेटर समझ में आ रहा है वो ले लो। मैंने देखा है कुछ हर लोग मतलब हर कोई और मतलब कुछ भी रेफर करते हैं, तो कोई एक पकड़ के उसी को बार बार, ये नहीं कि सारे पढ़ रहे हैं, मतलब कोई एक मैगजीन को बार बार। तो शुरुआत से ही जैसे हम न्यूज़पेपर के रुझान के बारे में हम लोग तो खैर जानते ही रहते हैं, हमारी ऑडियंस शायद इस बारे में नहीं जानती है, तो न्यूज़पेपर में इनका एक बड़ा लगाव रहा है और इन्होंने कभी भी न्यूज़पेपर रीडिंग को स्किप नहीं किया। न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होती है। कई बार मेरे पास बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्या हम इसके नोट्स बनाएं या इसको हम कैसे चीज़ों को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में लेकर जाएं, लिंक करें। तो जैसे आपने एक बार डिस्कस भी किया था कि इसके लिए हमने कोई बहुत अलग से तैयारी नहीं की, जो मेरा रूटीन चल रहा था मैंने उसको ही फॉलो किया और पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे हम कब अंदर चले गए। सो जो न्यूज़पेपर कंसर्न है वो आप हमारे ऑडियंस को कैसे बताना चाहेंगे कि न्यूज़पेपर के लिए आपने क्या अप्रोच अपनी स्ट्रैटेजी रखी? न्यूज़पेपर का एक्चुअली शुरू से था, मतलब जब से मैंने सोचा था कि इस फील्ड में जाना है तो तभी से था कि हिंदू पढ़ना है, लेकिन ये था कि शुरू में मैं हर न्यूज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगता था। हर कोई जब भी शुरू करता है उसका ऐसा ही होता है कि उसे पता नहीं चलता कि क्या पढ़ना है, बट आप सिलेबस और उससे मैच करा के देखोगे तो पता चल जाएगा। जैसे कोई पॉलिटिकल न्यूज़ आ रहा है आपको इग्नोर करना है, वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। कुछ सोशल इशू से रिलेटेड आ रहा है तो वो आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हो कि जो मंथली मैगजीन होती है ना उसमें वो छोटी छोटी इंसिडेंट्स नहीं दिए होते, बट जब वो लोकल एग्जाम्पल वो छोटी छोटी चीजें आप लिख सकते हो। ये नहीं कि अब कोई पॉलिसी आई तो वो जो मंथली करंट अफेयर्स में उसमें भी आ जाएगा, बट जो इवेंट हुआ कहीं कोई इशू हो गया तो वो आप एग्जाम्पल के वो आपको मेंस में आपका आंसर एनरिच करेगा, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आर्टिकल्स वगैरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आप एक ही बार सिर्फ मैगजीन पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे तो आपकी लैंग्वेज भी सुधरेगी। और फिर कभी कभी कोई कोट मिल गया, किसी ने कुछ बोला, कोई रैंडम किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया किसी इशू पे, नॉट पॉलिटिकल बट कोई सोशल इशू पे या इकोनॉमिक, तो आप उसको कोट कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो क्या आप नोट्स बनाती थी अपने? हाँ, मतलब सेलेक्टिव, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता था मुझे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी आई या फिर कोई स्कीम आया तो वो नहीं लिखती थी। मुझे पता था कि ये तो मिल जाएगा मुझे इसका कंटेंट, तो वो नहीं लिखती थी। जो मुझे लगता था कि ये कोचिंग वाली नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो मैं लिख लेती थी, क्योंकि जो मेरे आंसर को यूनिक बनाए। तो वो बहुत प्रिसाइज होता था, जैसे कि किसी दिन एक भी पॉइंट नहीं मिला, किसी दिन 2-4 मिल गए, किसी आर्टिकल का कोई क्रक्स, जब उसके पक्ष और विपक्ष दोनों के पॉइंट्स, हाँ, कोई क्रक्स मिल गया या फिर कोई यूनिक पॉइंट लगा जो मुझे लगा ये थोड़ा डिफरेंट है, तो वो लिख लेती थी। बहुत बढ़िया। आंसर राइटिंग को लेकर आपकी अप्रोच क्या रही? आंसर में मैंने प्रॉपर ज्वाइन करके टेस्ट लिखे हैं मेंस के पहले। वो बहुत ज़रूरी भी होता है, टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाता है, आपकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाता है, रिवीजन आपका मैनेज होता है, और वो प्रेशर जो होता है जाके लिखते हो तो वो सब कुछ के लिए इम्पोर्टेंट है। वो तो आपको लिखना ही है। अब कितना कोई लिखता है, मतलब कुछ लोगों को देखा है कि 40 लिख रहे हैं, वो डिपेंड करता है वो आप पे कि मतलब आप 10 भी लिख लो, 12 भी लिख लो, काफ़ी है, लेकिन लिखना ज़रूरी है। तो आप लगभग डेली कितना टाइम डिवोट करती थी आंसर राइटिंग के लिए? नहीं, ऐसे डेली नहीं था, बट हाँ, जैसे कि पहले मैंने जब एक फर्स्ट मेन से पहले मैंने ऐसे किया था, जो सिलेबस एक बार कंप्लीट किया तो उसका टेस्ट दिया ही, तो उससे क्या होता था कि मतलब वो टारगेटेड जो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग मैं फॉलो करती थी, तो लिख आती थी, मतलब जैसे एक हफ्ते पे एक टेस्ट लिख रही हूँ, तो इस तरह से था। चलिए, बहुत अच्छा। रिवीजन के लिए आपने कोई डेडिकेटेड टाइम दिया था या उसी के साथ रैंडमली ये होता था?
डेडिकेटेड मतलब मैंने बताया मैं टेस्ट सीरीज से जनरली करती थी कि उससे ही रिवीजन, रिवर्स स्टडी, पहले क्वेश्चन करो फिर जो नहीं आ रहा है उसको रिवाइज करो। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार हम लोग भी क्लासेस में ये बात बोलते रहते थे कि रिवीजन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और 40-60 का रेशियो एक बहुत आइडियल रेशियो होता है कि अगर आप 60% टाइम अपना आगे पढ़ने के लिए दे रहे हैं तो 40% टाइम जो है वो आप अपना जो है रिवीजन के लिए दें। और रिवर्स स्टडी यानी क्वेश्चन लगाकर वो जो लूप होल्स हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। सुनते तो हम सभी हैं लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिसको फॉलो करते हैं, और जो इसको फॉलो करते हैं रिजल्ट आपके सामने है कि वो इतिहास रचते हैं और अपने माँ बाप को, अपने समाज को बहुत ज़्यादा जो है गौरवान्वित करते हैं। सो अंकिता इसी का एक एग्जाम्पल है। आगे हम बात करें तो जो ऑप्शनल है वो बड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट होता है और आपके लिए हमेशा एक चैलेंजिंग पार्ट रहा। सो इसको आप कैसे डील करती हैं? ऑप्शन के लिए पहले मैंने कोचिंग ली थी, प्रॉपर उस सब्जेक्ट का लिया था। उसके बाद लेकिन वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होता ऑप्शनल में, सिर्फ क्लास नोट्स, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, बुक्स पढ़ा, नोट्स बनाए उसके, और उसके बाद रिवीजन, उसको कंसाइज कर लिया। और क्योंकि सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था तो उसमें वो काफ़ी डायनेमिक है, पेपर 2 उसका जो आता है वो काफ़ी डायनेमिक होता है। तो और उसमें जो करंट इवेंट्स होते हैं ना वो काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी टेम्पल एंट्री का चल रहा है या फिर बहुत सारे इश्यूज आती रहती है तो उसको ऐड ऑन करती रहती है। आप ऑनलाइन बहुत सारे ऐप होते हैं उसमें सेव कर सकते हैं, जो क्रक्स होता है वो जनरली वो पॉइंट्स सेव कर लेती थी, तो अपडेट करती रहती थी करंट। एक बार मैंने नोट्स बना लिया, अब उसको अपडेट करती रहती है करंट अफेयर से। और रिवीजन है, उसमें भी रिवीजन इज द की। और राइटिंग के लिए, राइटिंग आपको एक जॉइन तो करना पड़ेगा लिखने के लिए। जैसा पहले भी ये बात हो चुकी है कि राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप मेंस में जब जाते हो सो आपका जितना भी टैलेंट है वो आपकी राइटिंग पे निकल कर आता है। ये बात हम लगातार शुरुआत से कहते चले आ रहे हैं। सो फोकस करिए अपनी राइटिंग पे, राइटिंग इंप्रूवमेंट करिए। अगर आपसे खुद से नहीं हो पा रहा है तो ज्वाइन एनी कोर्सेज जो आंसर राइटिंग के होते हैं, क्योंकि अंत में जो चीज़ होती है वो देखी जाती है कि आप कितना अच्छा डिलीवर कर पाते हैं, क्योंकि डिलीवरी बहुत प्रेशर में होती है और बहुत वैलिड होती है। अगर मैं अंकिता की बात करूँ तो 2 बड़े चैलेंज थे यूपीएससी में, जहाँ आपको बहुत टू द पॉइंट लिखना होता है, बीपीएससी में बहुत लार्ज वे में लिखना होता है। सो बहुत ही जिसे कहते हैं बुद्धिमत्ता से, बहुत बैलेंस के साथ इन्होंने दोनों चीजों को मैनेज किया, और ये मैनेज करने की वजह से आज रिजल्ट इनके फेवर में है। सो याद रखिएगा कि आप कितना भी पढ़ रहे हैं, उस जब तक आप उसको टेस्ट के माध्यम से, जब तक आप उसको आंसर राइटिंग के माध्यम से रेगुलर अपने आप को जो है वो प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे, तब तक फिर चीजें आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होती चली जाएंगी। कई क्वेश्चन हमारे सामने और भी तरह के आते हैं, जैसे कि बच्चे पूछते हैं कि सर हम कॉन्वेंट से नहीं पढ़े हैं, हम इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हैं, हम ग्रामीण परिवेश से हैं, तो क्या हमारे लिए क्या इसमें कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। कई बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चियों के आते हैं कि सर हमारे ऊपर बहुत पेरेंट्स प्रेशर बना रहे हैं, शादी के लिए प्रेशर बन रहा है, किसी की शादी हो चुकी है बट ये मेरा ड्रीम है कि हम सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। सो ऐसे लोगों के लिए इन सवालों के लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे? पहला जो था कि ग्रामीण परिवेश या फिर लैंग्वेज का है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, कहीं भी राइटिंग का है, जैसे यूपीएससी में हो या बीपीएससी में हो, कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है। आप क्या लिख रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग देता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों का देखा है कि मतलब लैंग्वेज डजंट मैटर, मतलब उसमें आपको शॉर्ट में आप अगर जो पॉलिसी है या फिर जो क्वेश्चन है आप बता पा रहे हैं, सिंपलेस्ट लैंग्वेज, सिंपलिसिटी इज द की, टू द पॉइंट, तो उसमें लैंग्वेज नहीं है। दूसरी बात लड़कियों का प्रेशर का है, तो हाँ ये मम्मी पापा पेरेंट्स का काफ़ी मतलब वहाँ पे चेंज लाने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप दिखाओगे कि फेथ कि आप उनको हौसला दोगे तो वो सपोर्ट करेंगे, मतलब अगर आप फेथ आप खुद ही घबरा जाओगे तो वो भी घबरा जाते हैं। तो मतलब अगर आप डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन अपने मम्मी पापा को दिखाओगे तो, और उनसे रिक्वेस्ट करो कि मैं इतने टाइम में ऐसे करके दिखाऊंगी, तो वो सपोर्ट करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि हर कोई भी कर सकता है, अगर बस इसमें मेहनत और वही लगे रहने वाला जो पेशेंस और परसिवरेंस है वही काम आता है। कोई ऐसा इंसिडेंस जब आपको लगा हो कि मुश्किल होता जा रहा है, चाहे वो सोसाइटी की तरफ से प्रेशर आया हो या पीयर प्रेशर हो, कुछ डेफिनेटली डाइवर्जन आए होंगे, वो क्या रहे? मतलब ये पीयर प्रेशर भी रहा है। मैं क्योंकि गांव से आती हूँ, मतलब मेरे पापा वहाँ पे काफ़ी गांव वालों को लगता था कि पता नहीं पढ़े जा रहे हैं, मतलब शादी नहीं कर रहे हैं, काफ़ी चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा होता है बिहार में, तो उनको ये लगता था। बट हाँ उनमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने कभी ये प्रेशर इधर नहीं आने दिया, और पीयर प्रेशर भी बहुत था। मैंने कॉलेज अच्छे कॉलेज से किया था इंजीनियरिंग, तो सारे मेरे दोस्त सब बहुत अभी कहाँ करियर में आगे बढ़ रहे हैं, बट मेरा वो क्लियर था, थोड़ा क्लैरिटी था कि मुझे क्या करना है। अब यहाँ किसी और को देख के फिर मैं ये थोड़ी ना मतलब फिर डायरेक्शन चेंज करूँ, मुझे पता था कि मुझे इस सर्विस में जाना है, और मुझे ये भी पता था कि दिस सर्विस टेक्स टाइम, उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपको फोकस रहना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें को मतलब ये चीज़ क्लियर था मेरे मन में कि ऐसी रिक्वायरमेंट है,
तो उस पर ध्यान रखो। मैं वो समझ सकता हूँ कि जब पीयर प्रेशर आता है और वो जो गैप क्रिएट होता है कि आपके साथ जो कल बैचमेट से आज वो कोई यूएस में बैठा हुआ है, कोई फलाना जगह है एंड दे आर अर्निंग इन डॉलर्स और फोटोज भेजते हैं वो लगातार सोशल मीडिया पे कि आज हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। सो ऐसी कंडीशन में कई बार बहुत ही एक सैड टाइम आता है। खुद मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी है और या आपने भी इस चीज़ को झेला है, तो उस दौरान आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करके रखते थे? पहली बात तो खुद में आप क्लियर रहो कि मुझे ये चाहिए, वो पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात थोड़ा आपका सोशल लिमिटेशन, मतलब आपको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा चीज़ों से, क्योंकि ह्यूमन माइंड है। आप मतलब कितना भी कह लो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बट जब हर कोई बोलेगा कि अब मेरी शादी हो रही है या फिर मेरा यहाँ प्रमोशन हुआ, तो थोड़ा बहुत लगता है। तो यू हैव टू बी कट ऑफ, सोशली कट ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहो जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोगों के बारे में पढ़ो जो कि इस फेज से गुजर चुके हैं। तो वो सब चीज़ें करती थी मैं जनरली। टॉपर्स की स्टोरी, खास करके जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, उस तरह की, ऐसा नहीं कि मतलब जिन्होंने बहुत ईजिली पा लिया, जिन्होंने बहुत डिफिकल्टी से पाया, मैं उनकी स्टोरीज देखती थी। इंस्पिरेशनल पीपल की मूवीज़ देखना, मतलब धोनी की मूवी देखती थी या फिर परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखती थी। तो कुछ कुछ चीज़ें, मतलब मोटिवेशन आपको ढूंढनी पड़ती है, मतलब ऐसे नहीं मिलेगा, आपको काफ़ी कुछ सर्च करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा चीज़ें। तो और अच्छे अच्छे लोगों के, मतलब जो आपको मोटिवेट करे उन तरह के लोगों से मिलो, टीचर से बात करो, फ्रेंड से बात करो, मम्मी पापा से बात करो। तो ऐसे आपको एफर्ट डालना पड़ेगा मोटिवेशन के लिए। और ये बहुत सही भी है और ये ज़रूरी भी है। और सभी लोगों ने, देखिए आज आप समाज से कट रहे हैं, आज अपने आप को आप एक मकसद के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, कल जब आप सक्सेस हो जाएंगे समाज आपको खुद ही ढूंढ लेगा, आप कहीं भी बैठिए। और अंकिता भी जानती हैं कि ये बात कितनी सही है। इनको जो है वो घर में रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है जब से इनको रिजल्ट इनका आया हुआ, ये खुद बहुत परेशान है। और इन्होंने बताया कि सर हम कहीं चले जाना चाहते हैं कि जहाँ में वो कोई ढूंढ ना सके, और दुनिया वहाँ भी उनको फॉलो कर रही है। तो ये सक्सेस होती है जो बोलती है, लेकिन इस सक्सेस की एक कीमत होती है। कई बार हम उस कीमत को कैलकुलेट नहीं करते हैं कि हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप मेंटली उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपकी होगी। अब हम आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पे, जहाँ तक हमारी आपकी मुलाकात जब हुई, सबसे पहले जब इंटरव्यू बोर्ड गए, तो आप थोड़ा सा इंटरव्यू बोर्ड से पहले जो है वो नर्वस भी एक था और थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। वो एक्सपीरियंस बताइए जो इंटरव्यू में आपने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया। तो इंटरव्यू से पहले मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि किस तरह का मतलब अप्रोच रहना चाहिए। तो सर आपका इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मैं आई थी, सर ने क्लास लिया था, उसमें सर ने बताया था कि किन किन चीज़ों पे फोकस करना रहेगा। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हमेशा एक लर्नर की मतलब आपको एबिलिटी वहाँ पे दिखानी चाहिए, ह्यूमिलिटी होना चाहिए, हमेशा अपना टीम वर्क, वहाँ पे जाके एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनली टीम वर्क करना है, तो आपको एज अ टीम वर्कर वहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी एक मुझे आइडिया मिला। और फिर उसके बाद मैंने खुद मतलब अपने से एग्जाम्पल्स कुछ सोच के कि मैं क्या बता सकती हूँ, कि मैंने कैसे मतलब इन सब चीज़ों से मैं कैसे प्रूव कर सकती हूँ कि आई एम दिस। तो आपके जो गुड पॉइंट्स आपने जो लाइफ टाइम में किए हैं, कॉलेज में किए हैं, तो वो सबको सोच के मतलब एक रिकलेक्ट किया मैंने। और फिर इंटरव्यू काफ़ी प्रेडिक्टेबल था। सर ने जैसे बोला था कि आपके जो प्रोफेशनल मतलब जो आपने डिग्री ली है, एकेडमिक्स और फिर वर्क और आपकी हॉबी, इन सब सारे तरफ मतलब हर एक चीज़ पे पूछा गया था। और ओवरऑल काफ़ी कॉर्डियल बोर्ड भी थी, मैं लकी थी इस मामले में। तो सर बोर्ड कैसा रहा, आपके बोर्ड के मेंबर्स का बिहेवियर कैसा रहा? हाँ, बोर्ड बहुत कॉर्डियल था और बहुत प्यार से बातें कर रहे थे। हर चीज़ पे उन्होंने मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ऑप्शनल, हॉबी और एज अ वुमेन मतलब एज अ वुमेन क्या करना चाहोगी, क्या डिफरेंस आ सकता है, क्या डिफरेंट करोगी, तो ये सारी मतलब ओवरऑल हर चीज़ को उन्होंने मतलब पूछा था। कोई ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड में जहां आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ा हो या रुकना पड़ा हो, सोचना पड़ा हो? मतलब एक इंटरेस्टिंग था कि लास्ट में उन्होंने पूछा था मेरे से, मतलब वो मुझे लगा शायद वो होगा मतलब अच्छा था, मतलब मैंने थोड़ा अच्छा आंसर दिया था। उसमें ये बोला था कि व्हाट इज साइंस, तो मतलब उसमें मैं लंबा भी बोल सकती थी। तो फिर मैंने बोला था बस एविडेंस, इट इज एविडेंस बेस्ड। तो ही वाज लाइक कि सेटिस्फाइड इन वन वर्ड। तो वो अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आते थे, बट मैं नर्वस नहीं हुई। जैसे कि मैंने जॉब नोएडा में किया, तो मेरे से पूछ रहे थे कि एक नई लाइन खुली है नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो की, क्या नाम है उसका, तो नहीं पता था। तो मैंने बोला सर सॉरी सर आई डू नॉट नो। ओवरऑल इंटरव्यू बोर्ड कॉर्डियल था और हर एक डायमेंशन से पूछा था, तो सही था। हॉबीज क्या रही आपकी? हॉबीज़ में रीडिंग ही था, मैं शुरू से रीडिंग किया है। तो मैंने नॉन फिक्शन बुक्स जनरली पढ़ती थी। वो मेरे लिए डुअल पर्पस, एक तो उससे कंटेंट भी ले सकता, कभी कोई चीज़ें मतलब आप आंसर में भी लिख सकते हो, और दूसरी बात वो मेरा इंटेंशनली मैंने ये कल्टिवेट किया था
सेकेंडली मोटिवेशन मिलता था मुझे। जब मैं किरण बेदी की बुक पढ़ रही थी तो मुझे लगा हाँ प्रेजेंट रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए, तो वो मैं मतलब ऐसा सोचती थी कि कभी मुझे मौका मिले कुछ ऐसा, तो एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन काम करता था। अब्दुल कलाम की बुक्स पढ़ी हैं तो उनके जो लाइफ की स्टोरीज हैं, गुड लीडर क्या होता है, वो सारी चीज़ें कोट करना, या फिर उनके कोट्स, उनकी मोटिवेशनल कोट्स, वो सब मुझे मतलब इंस्पायर भी करता था और मुझे इस प्रोसेस में हेल्प भी किया। बहुत बढ़िया। आप कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं हॉबीज का वहाँ एक्यूरेट होना या हॉबीज का डेवलप किया जाना? हाँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस इंटरव्यू में मेरा 5 से 7 मिनट हॉबी पे चला था। जब मैंने बोला कि मुझे बुक्स पढ़नी अच्छी लगती है तो उन्होंने पूरा, जैसे कलाम सर का बोला तो उन्होंने पूरा उनका जो बुक्स थी कि क्या है, उन्होंने क्या बताया 2030 में, और किरण बेदी ने क्या बोला है, अमर्त्य सेन ने क्या बोला है, तो ये सारा काफ़ी देर तक डिस्कशन चला और वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट था। उनको लगा हाँ वो ईजी भी था क्योंकि मैंने पढ़ा था तो मैंने बता दिया, उनको भी लगा कि ये बंदी पढ़ती है, तो मतलब काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो गया। तो वो एक इंटरव्यू को एक अच्छा डायरेक्शन मिल गया। बहुत बढ़िया। बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी हॉबी डेवलप करें, क्योंकि हर साल हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जब उनको डिटेल फॉर्म भरना होता है, सर हम हॉबी क्या भरें। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हॉबी जो होती है हम एक्चुअली दिल से चूज़ करते हैं, और जब हम किसी चीज़ को दिल से चूज़ करते हैं तो उसमें अपना दिल और दिमाग दोनों लगा देते हैं। और हॉबी के क्वेश्चन पूछे भी यही जाते हैं। जैसे जब इंटरव्यू प्रिपरेशन हो रही थी तो बताया भी गया था कि एक रेशियो होता है कि 20 to 25% क्वेश्चन जो होते हैं वो कई बार हॉबी से निकल कर आते हैं, क्योंकि हॉबी आपने खुद चुनी है तो डेफिनेट सी बात है कि आप उसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अंदर तक जा सकते हैं। और कई बार स्टूडेंट के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट होता है। अगर उसकी हॉबी इंटरेस्टिंग है, अच्छी है और उस पर उसकी अच्छी पकड़ है तो इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट यानी 1/4 पार्ट जो होता है वो उसके फेवर में चला जाता है। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में उसको पता होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, कुछ भी हो, बस जो भी हो उसमें उसकी एक जिसे कहते हैं इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, उस फील्ड के बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए। और अगर इंटरव्यू के क्वेश्चंस में 1/4 क्वेश्चन अगर आपकी अपनी ही पकड़ के हैं, आपके खुद के डिजाइन किए हुए हैं, तो आप ये मानिए कि एक तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे सिक्योर हो जाते हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपका जो कॉन्फिडेंस उस कमरे में बैठकर निकल कर आता है, यानी कि आप अब एक तरह से जो शेर और मेमने वाला जो कंडीशन होता है कि इंटरव्यू बोर्ड के लोग शेर की तरह होते हैं और सामने बैठा हुआ कैंडिडेट मेमने की तरह होता है, उससे निकलकर जो है वो बराबरी के स्तर पर आ जाता है कि जब हम बातचीत करने के लहजे में आ जाते हैं। और जिस मोमेंट पे आपका इंटरव्यू बातचीत के लहजे में आ जाता है उस समय आपको खुद फीलिंग होनी शुरू हो जाती है कि मेरे लिए चीजें बहुत पॉजिटिव हो रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ शायद ये मोमेंट आया होगा आपके पास। इसके बाद ऐसा लगा कि मेरे कंफर्ट जोन में चले गए। और जैसे मैंने पहले बताया था कि हम इंटरव्यू प्लान करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले के माइंड से खेलते हैं और वहाँ नॉलेज वैसे भी चेक नहीं किया जाता। कई बार एस्पिरेंट जो होते हैं वो इस डायलेमा में चले जाते हैं कि वहाँ कुछ नॉलेज चेक करेंगे, वो ऑलरेडी मेंस में चेक कर चुके होते हैं। वो बेसिकली एक माइंड गेम होता है कि वो आपको देखते हैं कि आप किस कंडीशन में कब तक आप स्मूथ रह के जवाब दे सकते हैं, तार्किक जवाब दे सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है वो जो 3 पॉइंट्स बताए थे कि आपको एक अच्छा टीम मेंबर अपने आप को शो करना पड़ेगा, दूसरा एक होपफुल पर्सन दिखाना पड़ेगा, और तीसरा एक लीडरशिप क्वालिटी देनी पड़ेगी। वो इन्हीं चीजों के साथ जो है वो जज हो जाती है। सो कुल मिलाकर आप अपने इंटरव्यू से पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं? हाँ, इंटरव्यू से मैं सेटिस्फाइड थी। ग्रेट। अगर मैं दूसरी तरह से बात करूं, कई बार बच्चे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई की, क्योंकि आपकी रैंक बहुत अच्छी है और एक हिस्टोरिकल रैंक है, 14th रैंक बहुत ही एक प्राउड मोमेंट देती है, तो आप कितने घंटे पढ़ने के लिए निकालते थे? कई बार बच्चे इसी को मेजर करते हैं कितने घंटे वो पढ़ते थे। ऐसे घंटों से तो मतलब ऐसे नहीं बताया जाता, लेकिन हाँ 7 to 8 आवर्स तो है रेगुलर। बीच में कभी कभी हो जाता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कभी या फिर कभी मूड नहीं कर रहा है, कभी सैचुरेशन हो गया तो बाहर घूम आए और वो, बट बाकी हाँ रेगुलर कंसिस्टेंसी होना तो बहुत जरूरी है। जैसे न्यूज़पेपर है, कभी कभी पाइलअप हो रहा है, वैसा नहीं करना चाहिए। 1-2 दिन हुआ उसके बाद वापस आपको रेगुलर होना पड़ेगा, बट जब भी पढ़े बहुत फोकस्ड होके पढ़े, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि घंटे डजेंट मैटर, कंटेंट मैटर करता है। और रेगुलरली रिवाइज भी कर सकते, जैसे दिन में पढ़ा उसको रात में रिवाइज कर लिया, दूसरे दिन सुबह रिवाइज कर लिया, तो वो जो एक टाइमली रिविजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं? आपके लिए क्या स्ट्रेटजी रही है? मेरे लिए क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि मैं ऐसे हमेशा लिख के पढ़ती हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो वैनिश हो जाएगा अगर आप ऐसे ही सिर्फ ओरली पढ़, मतलब सिर्फ बुक को लेके बैठे हो। नोट्स बना लेती थी मैं जनरली, तो उससे क्या होता था फिर उसी नोट्स को कभी देख लिया, रात में सोने से पहले देख लिया, सुबह देख लिया, तो वो बहुत ज़रूरी है कि बहुत फोकस्ड हो गए, जितने भी देर पढ़े उसको फिर रिवाइज कर रहे हैं। तो जैसे कोई टारगेट सेट करती थी कि आज मुझे इतने टॉपिक्स कवर करने हैं या इतना,
तो वो डेली टारगेट अचीव हाँ, होता जैसे है। कि खास करके जब एग्जाम पास आ, जैसे कि प्रीलिम से 2 महीने पहले अगर मैंने शुरू किया तो मैं डेज कर लेती थी कि 3 दिन ये पढ़ूंगी, मतलब हर दिन के काउंट करके कि हाँ इतने दिन में ये इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर इतने दिन रिवाइज करना है। तो वो एग्जाम के पास वाला जो टाइम टेबल है वो काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी। उससे पहले थोड़ा धीरे ही सही, लेकिन फॉलो एक मन में होता था एक लॉन्ग टर्म की इतने इतने दिन में ये करना है, शॉर्ट टर्म और मतलब वो भी दोनों शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म। एक चीज जो मैं अपने अनुभव से जानता हूँ वो ये है कि जब एग्जाम आता है सो एक्चुअली में जो रियल मैटर होता है सिविल सर्विस उसी समय पता चलता है, क्योंकि तब आपको अपने थ्रेशोल्ड से आगे जाके पढ़ना होता है। जनरली आप जैसे 7 आवर्स 8 आवर्स आप पढ़ने की आपको आदत है, लेकिन एक टाइम आता है जब ढेर सारी चीजें कंपाइल होने शुरू हो जाती हैं, कई चीजें आगे पीछे आती हैं और आपको 12 घंटे 13 घंटे तक आपको अपने आप को लेकर जाना पड़ता है। डेफिनेटली आपके लिए भी वो टाइम आया होगा, और वो एक टाइम होता है जहां हमें हमारा रियल मैटर पता चलता है कि हमारे अंदर कितना जो है वो दम है। उस टाइम को आपने कैसे जो है वो मेंटेन किया और कैसे अपने आप को मोटिवेट करके रखा? नहीं, जब एग्जाम टाइम आता है तो उस समय तो टाइम का बस जो बेसिक दिन का जो काम होता है आपका, फ्रेश हो रहे हो या फिर खाने पीने का टाइम, नहाने का टाइम, उसके अलावा उसके बाद पूरे टाइम तो पढ़ना ही होता है। जब एग्जाम पास आ जाता है तो उस समय तो कॉन्टिन्यूसली मतलब जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, चॉकलेट्स खा लिए, कुछ कोल्ड ड्रिंक ले लिया, मतलब अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए। और उस समय भी मतलब कॉन्टैक्ट्स थोड़ा लिमिटेड, जो बाकी आपस में भी है स्टूडेंट्स ही, उसमें भी कम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, बहुत नर्वस खुद भी होते हैं, दूसरों को भी नर्वस करते हैं। तो इस तरह के लोगों से थोड़ा दूर रह के खुद थोड़ा ये नहीं कि दूर हो गए और खुद ही डिप्रेस हो गए, तो वैसा नहीं, मतलब 1-2 मतलब फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में रहना है और फिर उनसे भी, उनको भी खुद दूसरों को भी मोटिवेट करने से खुद भी मोटिवेट हो जाता है इंसान। तो दूसरों को भी हेल्प करो, खुद भी हेल्प करो, मतलब खुद भी हेल्प लो, और तो इससे वो, और फिर बाकी पूरा फोकस उस समय तो कुछ भी मतलब कि बाहर का कुछ भी कहीं जाना वाना सब रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए थोड़ा एंड टाइम पे तो, और पूरा फोकस उस समय पढ़ाई पे ही होता है। दूसरी अगर चीज पूछूं कि एक टाइम आता है सभी स्टूडेंट की लाइफ में आता है गिव अप करने का टाइम, जब लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई टाइम आया? हाँ, मेरा बहुत बार आया। जब भी एक फेलियर मिलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या कर रही हूँ, मतलब इतना टाइम जा रहा है, कोई आउटपुट नहीं निकल रहा। तो मतलब जब आप मिलता नहीं है, पूरा ईयर चला जाता है, फिर लगता है फिर से स्टार्ट करना है, तो काफ़ी डिफिकल्ट रहा था। सर आपकी वीडियोस भी काफ़ी मतलब मुझे मोटिवेट किए हैं, मतलब आपका जो प्लेटफॉर्म था उसमें काफ़ी ऐसा लगा कि मतलब कभी विजिट किया और ऐसा लगता था कि नहीं, काफ़ी मोटिवेटिंग था। फिर खुद को आंकना, कभी अच्छे मोमेंट्स को याद करती थी कि नहीं मतलब उस डिफिकल्ट टाइम पे ऐसे रिएक्ट किया था, उससे इंस्पिरेशन दूसरों को देख के कि जिसने स्ट्रगल किया हो उनकी स्टोरीज देखना। तो काफ़ी मतलब पूरा मैं 3-4 साल से काफ़ी अप्स एंड डाउन तो होता ही, हर कोई आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहते हो, उसके बाद भी एक टाइम लगता है कि यार कब कुछ मिलेगा। सही बात है। लेकिन वही है कि आपको उस समय फिर ऐसे इमेजिन करना चाहिए कि उस समय कैसा लगेगा, कि मतलब इमेजिन करती थी कि मतलब ठीक है ऐसे हो जाएगा तब कितना अच्छा लगेगा। वैसे भी हर किसी को करियर सेटअप करने में 4-5 साल लगते हैं, ऐसे नॉर्मली भी लोग प्राइवेट जॉब में जाते हैं, फिर उसके बाद मेहनत करते हैं, हियर यू वंस गो, उसके बाद फिर ईजी हो जाता है आप। तो ठीक है 4-5 साल दे सकते हैं, अगर आपको ज़िंदगी भर वो जॉब करना है तो इसमें अगर ये टाइम दे रहे हो तो यूजफुल, वर्थ इट। एक और छोटी सी अगर मैं बात आपसे पूछूं, जो जैसे जब कोई चीज़ें खराब हो जाती हैं, मतलब रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता और हमें पता होता है कि हमें 0 से स्टार्ट करना है। इस बीच में कई बच्चे और बच्चियों से मिला जो इस रीस्टार्ट को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, मतलब वो मैंने देखा है कि उसके आगे वो बढ़ना शुरू कर देते हैं और वो अपनी गलतियों को जज करने का टाइम नहीं लेते, या उनको शायद ये महसूस होता है कि नहीं हमने जो किया वो ठीक है, लक बाई चांस ऐसा हुआ। सो आप जब रीस्टार्ट कर रही थी और जो आपके लिए जरूरी भी था, आपने क्या किया? उसको 0 से शुरू किया या बैठ के अपने आप को एनालाइज किया, उन गलतियों की लिस्टिंग की और उनको दूर करने के लिए आपने कौन-कौन से एफर्ट लगाए? नहीं, जब भी फेलियर मिला है मुझे, मैंने हमेशा सेल्फ असेसमेंट किया, मतलब किसी और के पास नहीं जाने से, बट आपको पता होता है आपकी क्या गलती की है। तो मैं बैठती थी, सोचती रहती थी, मतलब जब तक मुझे मिल नहीं आता था कि मतलब क्या गलती रही है, तो पूरे टाइम की यहाँ इम्प्रूव हो सकता है, खुद सोचना, अपने आंसर्स को पढ़ना, कभी कभी किसी को आप दिखा भी सकते हो वैसे आंसर, टीचर्स के साथ जाके आप एक बार गाइडेंस ले सकते हो। बाकी सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि कहाँ रह गए, क्योंकि वो जो एक फेट वाला है ना, उस पर नहीं जाना चाहिए कभी। बहुत लोग फेट पे चले जाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लक फैक्टर, वो वाली चीज़ें, क्योंकि उस पर तो वो मे बी है या मे बी नहीं है, पता नहीं, बट उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप खुद की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा यही करती थी, कहाँ गलती रहेगी उसको इम्प्रूव करना है। फेलियर से ये कि हताश हो गया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जो हो गया वो हो गया, जो आगे होना है उसके लिए वो तभी इम्प्रूव होगा जब आप गलतियाँ इम्प्रूव करेंगे।
चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? वो कैसे इन चीज़ों को करें, कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, और सबसे बड़ी बात जो डीमोटिवेटिंग फैक्टर है उसको कैसे अवॉइड करें? पहले तो ये पहला क्लैरिटी होना चाहिए कि ये जो लाइन है बहुत मतलब चुनौतियों से भरा हुआ है, तो वो मेंटल स्ट्रेंथ पहले से सोच के चलना है कि इसमें आएंगी ऐसी सिचुएशन कि आपको लगेगा कि छोड़ के भाग जाए, बट वो चीज़ में धैर्य मेंटेन करना है, पेशेंस रखना है बहुत ज़्यादा, और डिटर्मिनेशन रखना है। ये सब फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद है कि हाँ, टाइम टेबल, उसमें वो काफ़ी रेगुलरिटी से आपको जो भी जहाँ से भी पढ़ रहे हैं मतलब रेगुलरली जाएँ, उस पर फेथ रखें, अपने टीचर्स पे फेथ रखें, अगर कोई टीचर है, कोई मेंटर है तो उस पर फेथ रखें, खुद पे फेथ रखें, मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ही लोग भी आप पे विश्वास करेंगे। और रिवीजन, उसके बाद रिवीजन है, कुछ बुक्स जो भी सेलेक्टेड बुक्स है जो आप पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़ना है। राइट। बच्चे नोट्स बनाने को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम केवल पढ़ते रहें या नोट्स बनाएं। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? नहीं, जो जैसे कि कोई बेसिक बुक्स है जैसे लक्ष्मीकांत है, अब उसके आप नोट्स नहीं बना सकते, क्योंकि उसको हर कोई भी कुछ भी अंदर से पूछ सकते हैं, तो उसको तो जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए। कुछ बाकी जो एनसीईआरटीज हैं तो उसमें से जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, तो उसके फिर भी आप बना सकते हैं कि क्योंकि क्या होता है उसको रिवाइज करना इजी हो जाता है। तो कोई मोटी बुक है तो, और जिसको आपको लगता है कि इसको बार बार नहीं पढ़ना, उसके नोट्स बनाने फायदेमंद है। जो बुक्स बार बार पढ़नी है उसके नोट्स बनाना जरूरी नहीं है। नोट्स लेकिन बनाना, इससे क्या होता है आपको याद भी रहता है और फिर रिवाइज ईजी कर सकते हो, आप इजीली कर सकते हो। तो वो मतलब मिक्स बैलेंस करके है, हर चीज़ का नोट्स नहीं बनाना, बट हाँ, जो चीज़ आप दोबारा नहीं पढ़ सकते उसका नोट्स बहुत इजी पड़ेगा आपको एग्जाम, क्योंकि मेन से पहले क्या होता है काफ़ी कम टाइम होता है, एक दिन में पूरा सिलेबस देखना होता है। तो मैं तो ऐसे करती हूँ जैसे कि मैंने एक नोट्स बनाया, फिर वापस जब रिवाइज किया उसके और शॉर्ट कर दिए, तीसरी बार गया उसको और शॉर्ट कर दिया, तो उससे क्या होता है कि लास्ट में एग्जाम से एक दिन पहले आपके 2-3 पेज होंगे, हाँ 2-3 पेज बचेंगे, वही देख के जाना है आपको, बस कीवर्ड्स, तो काफ़ी हैंडी होता है। एग्जैक्टली। तो ये साइनॉप्सिस जो होता है वो सभी टॉपर्स की एक निशानी होती है, और अंकिता ने वो प्रूव भी कर दिया। अक्सर हम लोग बोलते भी रहते हैं क्लास में कि साइनॉप्सिस बनाइए, और अगर आपके पास 10 पेजेस हैं तो उसको आपको एक पेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और आप जितनी बार उसको आप पढ़ेंगे, जितनी बार आप देखेंगे, वो अपने आप छोटा होता चला जाता है, और फाइनली आपको कीवर्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और आपने देखा होगा कि जो पूरी हमारी बातचीत है इसका जो अगर हम क्रक्स निकालें तो पहली बात मेन चीज़ है कि आपको अपने गोल में फेथ होना चाहिए, जो सबसे ज़रूरी है। दूसरा, आपको नेगेटिव परिस्थितियों से, नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव सिचुएशन से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, एक जो परसिस्टेंस है, लगातार काम करने की, वो हमेशा आपके अंदर होना चाहिए कि, और वो तभी हो पाएगा जब आपको अपने गोल के बारे में पता हो कि आखिर ये मैं क्यों सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। तो जितना ही ये क्वेश्चन क्लियर होगा उतना ही बड़ा मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसी मैथमेटिक्स है कि आप फेलियर को अवॉइड नहीं कर सकते। फेलियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सक्सेस। बहुत ही कोई विरला हो सकता है, कोई बहुत ही एक अलग केस हो सकता है जो शायद एक बार में आए और उसको जो है वो एक गोल्डन सफलता मिल जाए, बट अगर हम कॉमन बात करें तो फेलियर जो होगा इस सक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उस फेलियर को हटाकर सक्सेस को लाने के पीछे एक बहुत बड़ी कीमत होती है। वो कीमत, ये जो टेम्पटेशन है सोसाइटी का, चलो दोस्तों से भी मिल लें, थोड़ी देर सोशल मीडिया पे भी रख लें, या घूम फिर भी आए, या थोड़ी देर ज़्यादा नींद ले लें, तो ये जो छोटी छोटी जो टेम्पटेशन है उनको हटाकर, इस लालच को हटाकर, और ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, और इस पूरी कहानी में तो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, आपने चीज़ों को बहुत सिंपल करके रखा। ठीक है, मतलब मैंने आपसे जो बातचीत की, आपका जो स्ट्रैटेजी देखा है, आपने चीज़ों को बहुत सिंपल करके रखना है कि ये मेरी सेलेक्टेड बुक्स हैं, ये मेरे सेलेक्टेड रिसोर्स हैं, ये मेरे सेलेक्टेड टीचर्स हैं, ये मेरे फेथ हैं, ये मेरी हॉबीज़ हैं, और आपने उनको पहले से जो प्रिपरेशन सेट है उनको लगा के रखा, और सबसे बड़ी बात उनको बहुत फेथफुली फॉलो किया। आप फॉलो करते चले गए, आपने कोई बहुत लंबा नहीं सोचा कि ये नीली बत्ती गाड़ी हो जाएगी या ये हो जाएगा। आप उसको स्टेप बाय स्टेप करते रहे और बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ करते रहे, नतीजा रिजल्ट बहुत बड़ा रहा। तो पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं कि सोचो बहुत बड़ा, लेकिन जो आपके चॉइसेस और स्टेप्स होने चाहिए वो बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, और इन्हीं छोटे छोटे स्टेप से एक दिन बहुत बड़ी यात्रा पूरी हो जाती है। इस यात्रा को पूरा करके अंकिता ने ये दिखा दिया है कि जो भी आप सपने देखते हो वो लाख मुश्किलों के बाद भी जो है उसको पूरा किया जा सकता है। डिफिकल्ट टाइम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जिसकी जिंदगी में अगर वो बड़ी चीज सोच रहा है तो वो डिफिकल्ट टाइम नहीं आया होगा। आप भी अगर जॉब में हो, बहुत अच्छी जॉब में हो, आपके फ्रेंड्स जॉब में हैं
और उस कंडीशन में जब आप एक बंद कमरे में बैठे हो मुखर्जी नगर में, गांधी विहार में, और आपके दोस्त जो है वो नियाग्रा फॉल की फोटो भेज रहे हैं या जो है वो वैंकूवर घूम रहे हैं, और उस समय जो एक पेन होता है, एक जो तकलीफ होती है, खुशी भी शो करनी होती है और एक तकलीफ होती है कहीं हम पिछड़ तो नहीं गए, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर लिया, और वहां से निकलकर वापस एक मुख्य धारा में आना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, और आपने उसको कर दिखाया। अब चीजें फिर से बदल जाएंगी, अब वो लोग इनको फॉलो करना शुरू करेंगे कि अब इनके पास भी मैसेज आएंगे कि क्या हम अपनी जॉब छोड़कर तैयारी शुरू करें। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, ये हर साल हम देखते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, मिसाल बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको देखकर जो पिछड़े इलाकों में या जहां पर ग्रामीण क्षेत्र है वहां की लड़कियां जो है वो निकलेंगी, क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। कई बच्चियों के फोन आते हैं कि कई कारणों से वो पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, उनके अंदर विलिंगनेस है जाने की, लेकिन मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, मेरी परिस्थितियां वैसी हैं। अंकिता ने आज एक बहुत प्यारा मैसेज दिया है, बहुत गोल्डन मैसेज दिया है कि आप पहले खुद में विश्वास करो, फिर आपके जो डियर वन है, आपके पेरेंट्स जो, उनको विश्वास दिलाओ कि आप हमारे सपनों में विश्वास करना शुरू करिए। मेरे फेथ के पीछे कुछ एक कंक्रीट रीजन है, कुछ कारण है कि अगर मुझे आपने ये मौका दिया तो ये सफलता मेरी होकर रहेगी। तो डेफिनेटली जब आप अपने सपनों में विश्वास करेंगे, आपके पेरेंट्स आपके सपनों में विश्वास करना शुरू कर देंगे, फिर धीरे धीरे सारी चीजें बहुत आसान होती चली जाएंगी। ऐसा कोई भी कारण मौजूद नहीं है कि आप जो आपने मकसद सोचा है, जो आपने मंजिल सोची है, वहां तक ना पहुंच सके। और आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल हमारे सामने है अंकिता 14वीं रैंक के साथ, और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला टाइम भी जो है वो एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेट के रूप में आपको स्थापित कर सके। साथ ही साथ आप जहां भी रहें वहां लोगों को मोटिवेट कर सकें, स्पेशली गर्ल्स को अगर हम देखें तो उनको आगे मोटिवेट करने की बहुत जरूरत है। और आपके जो एक्ट्स हैं, आपके जो रिजल्ट्स हैं, वो हमेशा लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू इतना समय देने के लिए, और हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उजांगा इसकी पूरी टीम कि आज इतनी अच्छी सफलता हमारे साथ है। या अगर हम बात करें एक मोटिवेटिंग पर्सनालिटी, बहुत ही आपकी पर्सनालिटी बहुत ल्यूसिड है, बहुत अच्छी वक्ता है आप, सबसे अच्छी बात ये है। और आगे मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरह की बातचीत करके आप कई लोगों को मोटिवेट कर पाएंगी। तो ये मशाल की तरह होता है, पॉजिटिविटी एक मशाल की तरह होती है जो एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ मूवमेंट करती है। थैंक यू इतना समय देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं उम्मीद करूंगा आगे ढेर सारी सफलताएं आपका रास्ता इंतजार कर रही हैं और आप उनको जरूर पाएं। थैंक यू।